जीतूंगा एक दिन, खुद से यह वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। भले रूठे तकदीर पर हिम्मत न टूटे, बस मजबूत अपना इरादा करो। दोस्तों, आज की कहानी में एक ऐसे मुगल शासक की चर्चा करेंगे जो जिंदगी भर ठोकर खाते रहे और ठोकर खाकर ही मौत को गले लगा लिए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देरी न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। जब वो भारत की गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र मात्र 27 साल थी। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो सब अच्छे और बुरे गुण दिखा दिए जो अंत तक उनके साथ रहे और जिनकी वजह से उन्हें कभी कामयाबी मिली तो कभी घोर निराशा। 12 साल की उम्र में बाबर ने हुमायूं को बदख्शां का गवर्नर बनाया था। 17 साल की उम्र में भारत अभियान में हुमायूं अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा, मैंने हुमायूं को हिसार फिरोजा के गवर्नर के नेतृत्व में इब्राहिम लोदी की अग्रिम टुकड़ी का सामना करने को भेजा था। जब उसने लोदी के सैनिकों को हरा दिया तो मैंने हुमायूं को हिसार फिरोजा जागीर के तौर पर दे दी। पानीपत में जीत के बाद मैंने उसे आगरा पर कब्जा करने के लिए भेजा। वहां ग्वालियर के राजा के परिवार ने उसे एक बड़ा हीरा दिया जिसकी कीमत से पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। जब मैं आगरा पहुंचा तो मेरे बेटे ने वो हीरा मुझे नज़र किया, लेकिन मैंने वो हीरा उन्हें वापस कर दिया। बाबर की मौत के समय मुगल शासन अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रहा था कि 3 दिनों तक उनकी मौत की बात बाहरी दुनिया से छिपा कर रखी गई। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं भारत की गद्दी पर बैठे। एस.एम. बर्के अपनी किताब अकबर द ग्रेटेस्ट मुगल में लिखते हैं, हुमायूं को घुड़सवारी और तीरंदाजी में महारत हासिल थी, लेकिन उनके पास अपनी जीत को और मजबूत बनाने की इच्छा शक्ति का अभाव था। उनमें नेतृत्व के करिश्मे की भी कमी थी और कई बार उनके साथियों ने उनका साथ तब छोड़ा जब उन्हें उनके साथ की बहुत अधिक जरूरत थी। लेकिन हुमायूं के पास बाधाओं के दौरान हिम्मत न हारने का गुण भी था, जिसकी वजह से आखिर में वो अपनी खोई हुई गद्दी पाने में सफल हो गए थे। सम्राट के रूप में अपने पहले अभियान में 1531 में हुमायूं ने जौनपुर के पास महमूद लोदी को हराया था। सन 1534 में उन्हें शेर शाह की बढ़ती ताकत को कुचलने के लिए पूर्व में जाना पड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाते उन्हें बहादुर शाह के खतरे से निपटने के लिए वापस लौटना पड़ा था। इसका नतीजा ये रहा कि शेर शाह की ताकत पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। सन 1534-35 में हुमायूं ने मालवा और गुजरात पर जीत दर्ज की। मार्च 1537 में शेर शाह पर नियंत्रण पाने के लिए हुमायूं एक बार फिर पूर्व की ओर चले। उन्होंने बंगाल की राजधानी गौड़ पर कब्जा भी कर लिया। उस जमाने के मशहूर इतिहासकार जौहर आफ्ताबची अपनी किताब तज़किरातुल वक़ियत में लिखते हैं, गौड़ पर कब्जे के बाद हुमायूं ने अपने आप को अपने हरम में कैद कर लिया और काफी समय तक उससे बाहर ही नहीं आए। तब तक शेर शाह ने बनारस और जौनपुर पर कब्जा कर लिया और राजधानी लौटने के हुमायूं के रास्ते पर रोड़े अटका दिए। वे लिखते हैं, 7 जून 1539 को चौसा में हुई लड़ाई में हुमायूं की हार हुई। इस लड़ाई में हुमायूं ने खुद भाग लिया और उसकी बाह में एक तीर भी लगा। जब उन्होंने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया तो किसी भी सैनिक ने उनका आदेश नहीं माना। हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गंगा को पार करते समय उनका घोड़ा नदी की तेज धार में बह गया। एक भिश्ती ने अपनी मुश्त देकर हुमायूं को डूबने से बचाया। बाद में हुमायूं ने उस भिश्ती को आधे दिन के लिए अपनी गद्दी पर बैठाकर उसका एहसान चुकाया। कन्नौज में भी हार का स्वाद चखा। अगले साल हुमायूं अपनी हार का बदला लेने निकले, लेकिन उनके कई साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया और 17 मई 1540 में कन्नौज में शेर शाह सूरी के हाथों उनकी एक बार फिर हार हुई, जबकि हुमायूं के सैनिकों की संख्या शेर शाह के सैनिकों से कहीं अधिक थी। जौहर आफ्ताबजी लिखते हैं, अफगान सैनिक हुमायूं की आंखों के सामने उनके तोपखाने को लूट रहे थे।
तभी हुमायूं ने एक पुराने हाथी को देखा जो एक जमाने में उनके पिता के पास हुआ करता था। वो उस हाथी पर बैठ गए, लेकिन तभी उन्हें लगा कि हाथी का महावत उन्हें दुश्मन के खेमे की तरफ ले जा रहा है। हौदे में छिपे हुए एक किन्नर ने हुमायूं से फुसफुसा कर कहा कि वो महावत का सिर अपनी तलवार से कलम कर दें। लेकिन हुमायूं को हाथी पर सवारी करना नहीं आता था और महावत के बिना वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन किन्नर ने उनसे कहा कि वो थोड़ा बहुत हाथी पर सवारी करना जानता है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। हुमायूं ने अपनी तलवार से महावत का सिर धड़ से अलग कर दिया। अकबरनामा में अबुल फजल ने भी इस घटना को बताया है, लेकिन उन्होंने हौदे में मौजूद किन्नर का कोई जिक्र नहीं किया है। हैदर मिर्जा दोगलत अपनी किताब तारीख-ए-रशबिदी में लिखते हैं, उस दिन हुमायूं के साथ 17,000 सैनिक लड़ रहे थे, लेकिन जब वो वहां से भागे तो वो अकेले थे। उनके सिर पर न तो कोई टोपी थी और न ही पैर में जूते। जूतों के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी ठंडा पड़ गया था। हुमायूं ने कन्नौज से आगरा तक का सफर उधार लिए हुए घोड़े पर बैठकर तय किया, लेकिन उनकी हार की खबर उनसे पहले ही आगे की तरफ पहुंच चुकी थी। जौहर लिखते हैं कि आगरा के आधे रास्ते में भानेगांव के पास करीब 3,000 ग्रामवासियों ने हुमायूं को रोक लिया। इन गांव वालों को हारी हुई सेना से लूटपाट करने में महारत हासिल थी। हुमायूं ने अपने भाइयों हिंदाल और अस्करी से इन गांव वालों से निपटने के लिए मदद मांगी, लेकिन वे लोग आपस में ही लड़ने लगे। किसी तरह हुमायूं उन गांव वालों से पार पा आगरा पहुंचने में सफल रहे, लेकिन जुलाई 1540 में अपने पिता के मरने के 10 साल बाद हुमायूं को आगरा भी छोड़ना पड़ा। जब हुमायूं आगरा से भागने लगे तो शेरशाह ने उनका पीछा करने के लिए अपने राजपूत सिपह सालार बमदक गौर को एक बड़े दस्ते के साथ लगा दिया। अब्बास सरवानी लिखते हैं, गौर को निर्देश थे कि वो हुमायूं से लड़ने के बजाय सिर्फ उनका पीछा करें। हुमायूं का पीछा करने का उद्देश्य उन्हें पकड़ना नहीं, उन्हें हिंदुस्तान से खदेड़ देना था। हिंदाल और अस्करी दोनों शेरशाह के खिलाफ पहले अभियान में हुमायूं के साथ गए थे, लेकिन गौर में हिंदल ने उनका साथ छोड़कर आगरा लौटने का फैसला किया था। वहां उसने हुमायूं की अनुपस्थिति में सत्ता संभाल ली थी और वहां उसके नाम से खुतबा पढ़ा जाने लगा। हुमायूं ने शेरशाह से लड़ने के लिए अपने भाइयों के सामने एकता का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसे उनके भाई कामरान ने नहीं माना। वो अपने सैनिक लेकर लाहौर के लिए रवाना हो गया। गुलबदन बेगम लिखती हैं, लाहौर से हुमायूं ने शेरशाह के लिए संदेश भेजा, मैंने पूरा हिंदुस्तान आपके लिए छोड़ दिया है, मुझे कम से कम लाहौर में तो रहने दीजिए। शेरशाह का जवाब था, मैंने तुम्हारे लिए काबुल छोड़ रखा है, तुम वहां क्यों नहीं चले जाते। अगले 15 साल हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी से दूर ईरान, सिंध और अफगानिस्तान में बिताए। हुमायूं द्वारा पुनः राज्य की प्राप्ति 1445 में हुमायूं ने काबुल तथा कांधार पर हमला कर अधिकार कर लिया। फरवरी 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ये सतलज नदी के किनारे पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के बीच हुआ। इसमें हुमायूं की जीत हुई। अब मुगलों का अधिकार पंजाब पर हो गया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ये युद्ध अफगान का मुगल सेना के साथ हुआ। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। अफगान सेना की हार हुई। सरहिंद के युद्ध में विजय के बाद भारत के सिंहासन पर एक बार पुनः मुगलों का शासन स्थापित हो गया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा। 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के किले दीनपनाह के शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं को दिल्ली में ही दफनाया गया। हुमायूं सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपना साम्राज्य भाइयों में बांटा था। हुमायूं ने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीनपनाह नगर बसाया। हुमायूं की मृत्यु पर ब्रिटिश लेखक स्टैनले लेन पूल ने कहा था,
वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही मर गया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा बेगा बेगम हाजी बेगम ने शुरू करवाया। कहते हैं हुमायूं ने अपने निर्वासन के दौरान फारसी स्थापत्य कला के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया था और शायद स्वयं ही इस मकबरे की योजना बनाई थी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा की लेखक के रूप में जाना जाता है। इस तरह हुमायूं अपने जीवन काल से मृत्यु तक भटकते ही रहे।